गुड मॉर्निंग बच्चों। आई वेलकम यू ऑल टू एमजीसीआई फाइटर बैच 2.0 लेक्चर सीरीज। लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर, जिसमें हमने कंप्लीट किया था हरित लवकों के बारे में। हरित लवक पढ़ने के बाद हमारा अगला जो कोशिकांग है वो है न्यूक्लियस। आइए न्यूक्लियस के बारे में स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। सबसे पहली बात तो हम साधारण वाली बात लिखेंगे जो हम समय हमेशा से जान रहे हैं। यूकैरियोट कोशिकाओं में उपस्थित केंद्रक मिलेगा कहाँ? यूकैरियोट कोशिकाओं में। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में केंद्रक नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, अब इसके खोज के बारे में बात करते हैं। खोज सबसे पहले हमें चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया था कि रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक के बारे में बताया था। खोज रॉबर्ट ब्राउन कब बता चुके थे ये? तो इन्होंने 1831 के लगभग बता दिया। ठीक है। इसके बाद की जो बातें हैं वो है हैमरलिंग ने कहा। हैमरलिंग उन्होंने 1950 के आसपास ये बात कही कि आनुवांशिक द्रव्य या आनुवांशिक पदार्थ का संग्रह स्थल आनुवांशिक पदार्थ का संग्रह स्थल केंद्रक होता है। ये बात हैमरलिंग ने बताई। फिर फ्लेमिंग फ्लेमिंग ने बताया कि क्षारीय अभिरंजक एसीटोकार्मिन एक अभिरंजक होता है बच्चों। एसीटोकार्मिन वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय रंजक अभिरंजक एसीटोकार्मिन से अभिरंजित करके अध्ययन किया। से अभिरंजित किया। ठीक है। ये फ्लेमिंग ने बता दिया। फ्लेमिंग बता रहे हैं क्या कि एसीटोकार्मिन से स्टेन कर सकते हैं बेसिक डाई अभिरंजक। क्षारीय मतलब बेसिक डाई। ठीक है। अच्छा, केंद्रक का अध्ययन कोशिका विज्ञान में महत्वपूर्ण है। तो केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके लिए एक शब्द दिया गया, कैरियोलॉजी। ठीक है। यहाँ तक की बातें तो सब आसान है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि केंद्रक एक ऐसा कोशिकांग है जिसको कि कोशिका चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार का देखा गया है। जैसे कोशिका का जीवन चक्र चलता है तो उसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले कोशिका वृद्धि होती है, फिर कोशिका का डीएनए द्विगुणित होता है और कोशिका विभाजित होती है। कोशिका के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में केंद्रक भी अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं दिखाता है। जैसे कि केंद्रक या यूं कहें अंतरावस्था केंद्रक। कोशिका में अंतरावस्था की जब बात करेंगे तो अंतरावस्था का केंद्रक कैसा होगा? उसमें केंद्रक झिल्ली हमें दिखाई देती है। केंद्रक झिल्ली सुस्पष्ट। केंद्रक झिल्ली उसमें सुस्पष्ट दिखाई देगी, किंतु गुणसूत्र नहीं दिखाई देंगे। गुणसूत्र नहीं दिखेंगे।
वैसे ही अगर आप एनाफेज यानी कि पश्चावस्था, कोशिका विभाजन की एक प्रावस्था, एनाफेज यानी कि पश्चावस्था देखेंगे या मध्यावस्था देखेंगे, मेटाफेज देखेंगे, कोशिकाओं के मेटाफेज का अध्ययन कर रहे होंगे, तो आपको केंद्रक नहीं दिखेगा, परंतु गुणसूत्र स्पष्ट दिखेंगे। केंद्रक नहीं दिखेगा, गुणसूत्र स्पष्ट दिखेंगे। स्पष्ट दिखेंगे। केंद्रक में कोशिकाओं का अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ क्रोमैटिन अथवा गुणसूत्रों के रूप में दिखता है। व्यवस्थित। तो अनुवांशिक पदार्थ जो है, अनुवांशिक द्रव्य जो है, वह कोशिका के जीवन को कैसे चलाना है ये निर्देश देता है, कमांड देता है और कोशिका की गतिविधियों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का निर्देशक, कोशिकीय कार्यों का निर्देशक यानी कि डायरेक्टर या फिर कंट्रोल सेंटर, कोशिका का कंट्रोल सेंटर माना जाता है। ठीक है। अब कोशिका में जब हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि केंद्रक के कुछ भाग हैं। आइए हर एक भाग के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले सबसे बाहर की बात करेंगे हम, जहाँ पे केंद्रक का हमें मिलेगा, केंद्रक झिल्ली मिलेगी। केंद्रक झिल्ली दोहरी झिल्ली संरचना है। कैसी है? दोहरी झिल्ली संरचना। केंद्रक कैसी संरचना है? तो दोहरी झिल्ली आवृत संरचना है। तो यहाँ पर दो झिल्लियां दिखाई देंगी। ठीक है। तो हम डायग्राम जब बनाएंगे तो उसमें हमें दिखाई देगा कि इस तरह से केंद्रक का डायग्राम हम बनाएं। ये हमने केंद्रक की बाहरी झिल्ली बनाई और ये केंद्रक की भीतरी झिल्ली, केंद्रक की भीतरी झिल्ली। ये केंद्रक की दोहरी झिल्ली वाली संरचना। अब इस केंद्रक की दोहरी झिल्ली वाली संरचना के अंदर कुछ घने भाग उपस्थित होते हैं जिसे हम केंद्रिक या न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पूरा इस तरह से क्रोमैटिन बिखरा होता है। क्रोमैटिन बिखरा हुआ है। यहाँ पर कुछ राइबोसोम भी पाए जाएंगे। राइबोसोम उपस्थित हैं। कुछ राइबोसोम, कुछ आरएनए भी उपस्थित है। फिर राइबोसोमल आरएनए उपस्थित है और बाकी जो है वो केंद्रक द्रव्य है।
तो केंद्रक को जब हम समझेंगे तो हमें 3-4 भागों में केंद्रक पढ़ना होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्रक झिल्ली के बारे में। तो केंद्रक झिल्ली के बारे में क्या बात है? दोहरी झिल्ली संरचना है। लेकिन खास बात यह है कि जहां-जहां पर केंद्रक की दोनों झिल्लियां आपस में संगलित हो रही हैं, वहां-वहां केंद्रक छिद्र का निर्माण होता है। जैसे ये है, इसे हम कहेंगे केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र कैसे बनता है? केंद्रक छिद्र दोनों झिल्लियों के संगलित फ्यूज संगलित यानी कि फ्यूज होने से बनेगा। कितने केंद्रक छिद्र होते हैं? बहुत से छिद्र होने के कारण बहुत से छिद्र केंद्रक पे उपस्थित होते हैं। अच्छा, बाहरी झिल्ली, केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका से सतत जुड़ी रहती है। से सतत होती है। मतलब आप इस तरह से देख पाएंगे कि कोशिका में ये इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक की बाहरी झिल्ली से संगलित रहता है। ठीक है। बाहरी झिल्ली से संगलित है। अच्छा, भीतरी झिल्ली दोनों झिल्लियों के मध्य के मध्य का अवकाश जो है, यहाँ दोनों झिल्ली के बीच में स्पेस होता है बच्चों, ये वाला स्पेस, ये स्पेस, इस स्पेस को हम कहते हैं परिकेंद्रकी अवकाश। परिकेंद्रकी अवकाश, इसका आकार 10 से 50 माइक्रोमीटर तक सकता है। ओ सॉरी, 10 से 50 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। ठीक है। अब दोनों झिल्लियों के बीच के मध्य का अवकाश क्या कहलाता है? परिकेंद्रकीय अवकाश, यानी कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है। दोनों झिल्लियों के मध्य का अवकाश, जहां पर दोनों झिल्लियां संगलित होंगी वहां पे केंद्रक छिद्र का निर्माण होगा। बहुत से सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। और क्या बात है? केंद्रक झिल्ली कौन कौन सी अवस्थाओं में दिखाई देती है? तो हम बात करेंगे अंतरावस्था। ठीक है। इसके बाद में पूर्वावस्था का कुछ भाग, पूर्वावस्था का कुछ भाग, पूर्वावस्था के बाद मध्यावस्था, पश्चावस्था, इन दोनों में नहीं। फिर अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज, अंतिम भाग, अंत्यावस्था का अंतिम भाग, और कोशिका द्रव्य के विभाजन के समय।
विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली दिखेगी। ध्यान दीजिएगा, पिछले स्लाइड पे हमने जो बात की थी कि केंद्रक दिखेगा, गुणसूत्र नहीं दिखेगा। कब? अंतरावस्था केंद्रक में केंद्रक झिल्ली सुस्पष्ट किंतु गुणसूत्र नहीं दिखेंगे। यहाँ हम केंद्रक झिल्ली की बात कर रहे हैं। एनाफेज मध्यावस्था में केंद्रक नहीं दिखेगा, ये लिखा है हमने। केंद्रक झिल्ली की बात नहीं हो रही, केंद्रक ही नहीं दिखेगा। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थों के बारे में जब चर्चा की जाएगी तब हम इस पे आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या समझना है कि अंतरावस्था में, पूर्वावस्था के कुछ भाग में, अंत्यावस्था के अंतिम अवस्था में कोशिका द्रव्य विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली दिखेगी। शेष अवस्थाओं में केंद्रक झिल्ली दिख नहीं पाती। ठीक है, क्योंकि वो टूट चुकी होती है। हम जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वो किस प्रकार का, किस अवस्था का केंद्रक है, या ये जो डायग्राम बना है वो किस अवस्था का केंद्रक है, तो हम इसे कहेंगे अंतरावस्था केंद्रक। अंतरावस्था केंद्रक कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में से एक अवस्था है अंतरावस्था, और अंतरावस्था का ही केंद्रक हम अध्ययन करते हैं। अंतरावस्था केंद्रक में हम इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस। तो ये बातें हो गई केंद्रक झिल्ली के बारे में। केंद्रक झिल्ली कब दिखेगी, कब नहीं दिखेगी। इन दो झिल्लियों के बीच का जो अवकाश है उसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। उनमें जो स्पेस है वो 10 से 50 एंगस्ट्रॉम का हो सकता है। फिर बाहरी झिल्ली ईआर से सतत होती है, और दोनों झिल्लियां जहां संगलित होती है वहां बहुत से छिद्रों का निर्माण होता है। दोहरी झिल्ली आवृत संरचना है। बाहरी झिल्ली अधिक पारगम्य है और अंदरूनी झिल्ली कम पारगम्य है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हरित लवक और सूत्रगणिका में हमने देखा था। इसके बाद जो दूसरा भाग आता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिक। केंद्रिक केंद्रिक के बारे में क्या क्या बातें बोलता है एनसीईआरटी? झिल्ली रहित संरचना। पहली बात तो ये, केंद्रिक की कोई स्वयं की झिल्ली नहीं होती। दूसरी बात, केंद्रक द्रव्य में उपस्थित घनी संरचना। केंद्रक द्रव्य में उपस्थित घनी संरचना। सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण, अगर कोई कोशिका सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण कर रही है संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक उपस्थित होंगे। कौन? केंद्रिक। ये संरचना वास्तविकता में केंद्रक में इनकी संख्या अलग अलग कोशिकाओं में भिन्न हो सकती है। कहीं कहीं पर एक हो सकते हैं, कहीं एक से अधिक हो सकते हैं। ये बात इस पर निर्भर करती है कि कोशिका प्रोटीन का संश्लेषण सक्रिय रूप से कर रही है क्या। अगर सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य चल रहा है तो कोशिका के केंद्रक में, केंद्रक द्रव्य के अंदर एक से अधिक केंद्रिक उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? राइबोसोमल आरएनए, अथवा इसको शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है आरआरएनए का संश्लेषण। ठीक है, इस तरह से राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण।
तो ये केंद्रिक के बारे में बातें होंगी। दो भाग हमने पढ़ लिए, केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिक। अब यहाँ पर एक चीज हम समझते हैं कि केंद्रक की संख्या अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग हो सकती है। जैसे कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या, केंद्रकों की संख्या भिन्न हो सकती है। कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या भिन्न हो सकती है। इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया है लाल रक्त कोशिकाएं। मानव की जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। केंद्रक अनुपस्थित। दूसरा, चालनी नलिका कोशिकाएं। चालनी नलिका कोशिकाएं ये कहाँ होती है? पादपों में। पादपों की चालनी नलिका कोशिकाएं यानी कि सीव ट्यूब सेल्स, इसमें भी केंद्रक या न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे? इस प्रकार की कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं है इन्हें कहा जाएगा अकेंद्रकी, अकेंद्रकी कोशिकाएं। अकेंद्रकी कोशिकाएं, न्यूक्लियस सेल, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मानव की श्वेत रुधिर कोशिका। श्वेत रुधिर कोशिका, इसमें दो परिस्थितियां देखने को मिलती है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस भी मिलता है या फिर मल्टीपल न्यूक्लियस, एक से अधिक केंद्रक, एक से अधिक केंद्रक देखने को मिलते हैं। बहुकेंद्रक की अवस्था, बहुकेंद्रक की अवस्था। इसमें मानव की श्वेत रुधिर कोशिकाओं में बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिलती है, तो बहुत सारे केंद्रक, एक से अधिक केंद्रक देखे जा सकते हैं। इसके बाद में नारियल का जो पानी होता है, नारियल का पानी जो होता है उसे हम नारियल का भ्रूण पोष कहते हैं। नारियल का जो भ्रूण पोष होता है उसमें भी सैकड़ों केंद्रक होते हैं, सैकड़ों केंद्रक उपस्थित नारियल के भ्रूण। एक और एग्जाम्पल होता है अमीबा की कोशिका। अमीबा की कोशिका, इसमें अमीबा नहीं, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, लेकिन इसमें
दो केंद्रक उपस्थित हैं। कितने उपस्थित हैं? दो केंद्रक उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये दो केंद्रक उपस्थित हैं, इसलिए इसे कहा गया द्विकेंद्रक। क्या कहा गया? द्विकेंद्रक। अब यहाँ पे एक खास बात पूछी गई है एनसीईआरटी में, कुछ कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं होती हैं, उसका उदाहरण हमने लिया लाल रक्त कोशिकाएं मानव की। क्या इस कोशिका को जीवित माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो इसका जवाब है लाल रक्त कोशिकाएं जीवित होती हैं। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। ठीक है, अच्छा। दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे टेपिटम में हमें देखने को मिलता है, पादपों के अंदर जो टेपिटम नाम की परत होती है, उसके बीजाणुधानी में टेपिटम नाम की परत होती है, वहां पर कोशिकाएं आपस में संगलित हो जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये दो कोशिकाएं हैं, ये दोनों कोशिकाओं के पास अपना स्वयं का केंद्रक है और ये दोनों हो गई संगलित। इस तरह से ये कोशिकाएं हो गई संगलित। तो इस कोशिका में दो केंद्रक हो जाएंगे। अगर इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं आपस में फ्यूज होंगी तो उनके अंदर एक ही कोशिका में हमें देखने को मिलेगा कि बहु केंद्र की अवस्था, बहु केंद्र की अवस्था। तो बहु केंद्र की अवस्था आ गई है। कोशिकाओं के संगलन से बहु केंद्र की कोशिका का निर्माण। बहु केंद्र की कोशिका का निर्माण, इसका उदाहरण क्या है? पादपों, नहीं पादपों में और स्पेसिफिक लिखें हम तो पुष्पों के परागकोश की टेपिटम कोशिकाएं, टेपिटम कोशिकाएं इसका उदाहरण है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार का भी बहु केंद्र की अवस्था देखने को मिलती है। जैसे हम मान लें कि एक कोशिका है, इस कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया चल रही थी, तो विभाजन के पश्चात, केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका थी, कोशिका में ये केंद्रक है, कोशिका के केंद्रक में विभाजन है, केंद्रक विभाजन। ठीक है, तो एक बार में एक कोशिका में दो केंद्रक आ गए। ठीक, अगर इस कोशिका के केंद्रक पुनः विभाजित करते हैं तो हो सकता है कि इन कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक यहाँ पर दिखाई देने लग जाए। चार कोशिकीय अवस्था, द्विकेंद्र की अवस्था, चतुः केंद्र की अवस्था। इस तरह से हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, ऐसे में भी देखिए तो एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक हो गए हैं, तो इसे भी क्या कहा जाएगा? बहु केंद्र की अवस्था, बहु केंद्र की अवस्था, बहु केंद्र की अवस्था। ये इसका एक उदाहरण, एक स्पष्ट उदाहरण मिलता है हमें देखने को। आवृत बीजियों, आवृत बीजी पादपों में पुष्पों में
भ्रूण कोश का विकास इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो मतलब यदि केंद्रक विभाजित हो जाए पर कोशिका द्रव्य का विभाजन न हो तो एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक दिखाई देते हैं। केंद्रक विभाजन हुआ लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ। कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ। केंद्रक का विभाजन हुआ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। केंद्रक विभाजन हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें कि एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक, यानी कि कौन सी अवस्था? बहुकेंद्रकीय अवस्था। कोशिका केंद्रक विभाजन हुआ परंतु कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बहुकेंद्रकीय अवस्था। तो दो प्रकार से बहुकेंद्रकीय अवस्थाएं देखने को मिलती है। कई बार कोशिकाओं के संगलन से बनती है। उसका उदाहरण हमने क्या लिया? पुष्पों के पराग कोश की टेपिटम कोशिका, बहुकेंद्रकीय कोशिका का निर्माण होना। ठीक है, इधर क्या हुआ? एक ही कोशिका थी, एक कोशिका के केंद्रक का विभाजन हुआ किंतु कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर ये क्रम आगे चलता गया तो यहाँ द्विकेंद्रकीय अवस्था है, फिर चतुर्केंद्रकीय अवस्था है। कहाँ पे होता है ऐसा? तो बोले आवृतबीजी पादपों के पुष्पों में भ्रूण कोश का विकास इसी प्रकार होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? केंद्रक में हमने पढ़ लिया कि केंद्रक में बाहर केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़ लिया और केंद्रक के अंदर केंद्रिक के बारे में पढ़ लिया। अब हम केंद्रक द्रव्य की बात करेंगे। अच्छा, केंद्रक में मौजूद जो द्रव्य है इसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में क्या क्या उपस्थित है? तो केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन उपस्थित है, राइबोसोम उपस्थित हैं, राइबोसोमल आरएनए उपस्थित हैं और इसके अलावा द्रव्य का भाग जो भी केंद्रक के लिए जरूरी है वह उपस्थित होता है। तो केंद्रक द्रव्य को इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या था? कोशिका झिल्ली का कार्य था कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करना। केंद्रक झिल्ली का कार्य क्या होना चाहिए? तो उसके लिए एनसीईआरटी लिखता है केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच बैरियर का काम करती है, अवरोध का काम करती है। ठीक है, तो कोशिका केंद्रक झिल्ली के बारे में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे। केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के मध्य अवरोध प्रदान करना, जिससे कि केंद्रक का जो अंदर का वातावरण है वो कोशिका द्रव्य के वातावरण से अलग रहे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोलस के बारे में, हमने पढ़ लिया कोशिका केंद्रक झिल्ली के बारे में, उसके बाद केंद्रकों के प्रकार के बारे में, केंद्रकों की संख्या के बारे में। अब हम आते हैं तीसरे भाग पर जिसे हमने कहा केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य केंद्रक द्रव्य में क्या क्या मिलेगा? क्रोमेटिन उपस्थित, आरएनए उपस्थित, राइबोसोम उपस्थित। ठीक है, द्रव्य उपस्थित। और क्या उपस्थित है? केंद्रिक भी तो इसी द्रव में उपस्थित है। केंद्रिक अर्थात न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस उपस्थित। ठीक है,
लास्ट पार्ट जो हमारा है वो है क्रोमेटिन। केंद्रक का आखिरी हिस्सा जो हम पढ़ते हैं वो है चौथा भाग जो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन के बारे में बात करते हैं। हमने ये जो डायग्राम बनाया है केंद्रक का, यहाँ पर ये जो धागे समान संरचनाएं हैं इनको कहा जाएगा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, ठीक। आइए इसके बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन अर्थात केंद्रकीय प्रोटीन से निर्मित तंतु या धागे समान संरचना। अच्छा, अब क्रोमेटिन की बात जब हम कर रहे हैं तो क्रोमेटिन को हम इंग्लिश में लिखते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के इंग्लिश शब्द का मतलब होता है कलर्ड थ्रेड। क्या होता है बच्चों? क्रोमेटिन का इंग्लिश मीनिंग यदि आप देखने जाओगे तो वो पता चलेगा कलर्ड थ्रेड। थ्रेड मतलब धागे, कलर मतलब रंगीन, रंगीन धागे। कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे समान संरचनाएं जिनको कि अभिरंजित करने पे वो रंगीन दिखाई देती हैं, उन्हें नाम दिया गया क्रोमेटिन। अंग्रेजी में क्रोमा शब्द का मतलब होता है कलर और टिन मतलब यहाँ पे थ्रेड से बात की जा रही है। तो ये अभिरंजित हो सकने वाली धागे समान संरचनाएं हैं। अभिरंजित हो सकने वाली धागे समान संरचना। धागे समान संरचना, ठीक है। अब ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होती है। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित। कौन सा प्रोटीन है? तो इसमें बताएंगे हम कि क्षारीय प्रवृत्ति के प्रोटीन होते हैं और ये न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो डीएनए अथवा आरएनए दोनों में से कोई भी एक हो सकता है और ये किस प्रकार के हैं? तो अम्लीय प्रकार के, ठीक है। डीएनए आरएनए अम्लीय हैं जबकि इसमें जो प्रोटीन इस्तेमाल हो रहा है वो क्षारीय प्रकार का प्रोटीन है। अब इसमें क्षारीय प्रकार के प्रोटीन कौन से हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, तथा नॉन हिस्टोन दो प्रकार के प्रोटीन हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, गैर हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मतलब धागे समान संरचनाएं। क्रोमेटिन के कुंडलित तथा संघनित होने पर, संघनित होने पर हमें दिखाई देते हैं वो आकृतियां जिन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम। क्रोमेटिन से क्रोमेटिन के कुंडलित तथा संघनित होने से हमें क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं। क्रोमोसोम कौन सी अवस्था में दिखेंगे? क्रोमेटिन कब दिखेगा? तो हमने इसके बारे में बात की कि क्रोमेटिन हमें दिखाई देंगे अंतरावस्था में।
अंतरावस्था। जबकि क्रोमोसोम हमें कब दिखाई देंगे? क्रोमोसोम हमें दिखाई देंगे कोशिका की एम प्रावस्था में, एम प्रावस्था। ठीक है। क्रोमेटिन कुंडलित होगा, संघनित होगा, जिससे क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमोसोम को ही हम कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहेंगे इसे? गुणसूत्र। गुणसूत्र की संरचना हम अभी पढ़ेंगे। तो क्रोमेटिन अंतरावस्था में मिलेगा, लेकिन गुणसूत्र एम प्रावस्था में मिलेगा। क्रोमेटिन के ही संघनन और कुंडलित होने से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडी। कलर्ड बॉडी, इन पे भी रंग लग जाता है, रंजित हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम से बनेगा क्रोमेटिन से बनेगा क्रोमोसोम। कैसे बनेगा वो संरचना हम पढ़ते हैं। क्रोमेटिन धागे समान होता है। ठीक है। इसमें संघनन होगा तो हमें मिलेगा क्रोमेटिड। धागे समान संरचना रहती है इस तरह की। इसका जब संघनन होता है तो हमें मिलता है एक क्रोमेटिड। ठीक है। और क्रोमेटिड को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमें किस प्रकार से देखने को मिलेंगे? इस तरह से क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ये पूरा जो संघनन का कार्यक्रम है, किस तरह से संघनित हुआ, इसे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल में। ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। न्यूक्लियोसोम मॉडल किस तरह से संघनन होता है ये आपको बताया जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संरचना पढ़ते हैं। क्रोमोसोम आमतौर पे हम डायग्राम में इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब इसमें इसका डायग्राम हम डिटेल तरीके से ड्रॉ करें तो हमें ये दिखाई देता है कि इसमें दो क्रोमेटिड हैं। क्रोमेटिड, ये दोनों क्या हैं? दो क्रोमेटिड। ठीक है। अब ये जो क्रोमेटिड होते हैं, ये बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड से बनी संरचना। और इसके मध्य बिंदु में, बीचों बीच में, ये हिस्सा कहलाता है गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु के माध्यम से दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और गुणसूत्र बिंदु के दोनों छोरों पर एक डिस्क आकार की प्रोटीन से बनी संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ये क्या है? गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर। ये दोनों क्रोमेटिड हैं और ये दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हैं। दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हैं। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये क्रोमोसोम की भुजाएं हैं। भुजाएं यानी कि आर्म। इस आर्म को हम कहते हैं क्रोमोनीमा। भुजाएं, आर्म, इसे कहा जाएगा भुजाएं, आर्म या क्रोमोनीमा।
क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा। तो दो भुजाओं को मिलाकर एक क्रोमेटिड बनता है। दो भुजाओं मतलब दो भुजाओं से मिलकर एक क्रोमेटिड बनेगा। यहाँ कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं? दो क्रोमेटिड। तो गुणसूत्र में कभी कभी एक क्रोमेटिड हो सकता है और कभी कभी दो क्रोमेटिड हो सकते हैं। एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड तब कब दिखाई देते हैं? गुणसूत्र में अगर दो क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं तो वो कब कब दिखाई देते हैं? सीधी बात है, गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड हमें दिखाई देंगे मध्यावस्था और पश्चावस्था में दिखेंगे। एक गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड कब दिखेगा? एक गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड होगा। कब होगा ऐसा? तो ये अक्सर पश्चावस्था के अंतिम दौर के अंत में तथा अंत्यावस्था केंद्रक में, अंत्यावस्था केंद्रक एक गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड दिखेगा। तो ये बच्चों दोनों कंडीशन ध्यान रखना, ये कोशिका विभाजन जब हम पढ़ेंगे तब इस बारे में बात की। ठीक है, अब आइए बात करते हैं गुणसूत्र बिंदु क्या है। ठीक है, और कुछ प्रकार की कुछ गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन भी उपलब्ध होता है। द्वितीयक संकीर्णन जो पहली बार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गुणसूत्र में यहाँ पर एक हिस्सा दबा हुआ है, इसे कहा जाता है प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन। संकीर्णन, प्राथमिक संकीर्णन, या इसे हम और भी कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये अधिकतर गुणसूत्रों में पाया जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसे कि हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु दो गुणसूत्रों को, दो क्रोमेटिड को जोड़ता है। क्या करता है? दो क्रोमेटिड को आपस में जोड़ता है। में जोड़ता है। गुणसूत्र जब देखेंगे, हम पढ़ेंगे तो उसमें यह भी बताया जाता है कि गुणसूत्र के इर्द गिर्द एक प्रोटीन का आवरण उपस्थित होता है। गुणसूत्र के चारों ओर प्रोटीन आवरण उपस्थित होता है। इस प्रोटीन आवरण को हम कहते हैं पेलिकल। प्रोटीन आवरण इसे कहा जाता है पेलिकल। पेलिकल, प्रोटीन आवरण अथवा पेलिकल। ठीक है, गुणसूत्र बिंदु के दोनों छोरों पर यहाँ पर डिस्क शेप की संरचना है, उसे कहा जाएगा काइनेटोगो। गुणसूत्र बिंदु के दोनों छोर पर डिस्क नहीं, ऐसे नहीं, प्रोटीन से निर्मित
डिस्क आकार की संरचना उपस्थित, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? तो ये जो डिस्क आकार की संरचना है इसे कहा जाएगा काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, इसका एक विशेष प्रयोजन है बच्चों काइनेटोकोर का। काइनेटोकोर का जो विशेष प्रयोजन है वो क्या है? यह कोशिका विभाजन के दौरान तरकु यानी कि स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतुओं के जुड़ने का स्थल है, जुड़ने का स्थल है। तरकु तंतु जो होते हैं या स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, जैसे ये कोशिका में विभाजन होना है तो इसके गुणसूत्र यदि अलग अलग किए जाने हैं तो कोशिका के एक छोर से यहाँ से स्पिंडल फाइबर आके गुणसूत्र बिंदु पे जुड़ेगा और दूसरे छोर से दूसरा स्पिंडल फाइबर आके गुणसूत्र बिंदु से जुड़ेगा। तो ये गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते जिस जगह पर हैं वो काइनेटोकोर ही होता है। तो हमने लिखा यह कोशिका विभाजन के दौरान तरकु तंतुओं के जुड़ने का स्थल है। तरकु तंतु को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ठीक, अच्छा, ये तो था गुणसूत्र बिंदु जिसे हमने कहा प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन के बारे में हमने पढ़ा, उसमें काइनेटोकोर होता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ खास गुणसूत्रों में, मानव के कुछ खास गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन उपस्थित है। ये रहा द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन, इसे हम और क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में जगह नहीं है तो मैं यहाँ अगली स्लाइड में लिखता हूँ। नहीं, यहाँ लिख सकते हैं क्या? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कौन कौन से गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन उपस्थित होता है इसके बारे में बात की जाती है। तो मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र क्रमांक 13, 14, 15, 21 तथा 22। गुणसूत्र क्रमांक 13, 14, 15, 21 तथा 22 में उपस्थित होता है। कौन होता है? तो द्वितीयक संकीर्णन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र क्रमांक 13, 14, 15, 21 और 22 पे। काम क्या होता है इसका? इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी कि केंद्रिक संगठक क्षेत्र। केंद्रिक संगठक क्षेत्र NOR, इसे केंद्रिक संगठक क्षेत्र कहते हैं। जहां केंद्रिक बनता है, कोशिका के केंद्रक में जहां केंद्रिक दिखाई देता है वह वास्तविकता में ऐसे गुणसूत्रों का जो द्वितीयक संकीर्णन है उससे मिल के बना होता है। 4-5 गुणसूत्रों के द्वितीयक संकीर्णन मिल करके केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र को, गुणसूत्र के इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? केंद्रिक संगठक क्षेत्र, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, केंद्रिक संगठक क्षेत्र। कार्य क्या है इसका? तो इसका कार्य है
राइबोसोम का निर्माण स्थल, राइबोसोम का निर्माण स्थल। अच्छा, राइबोसोम कहाँ बनते हैं? तो केंद्रिक संगठक क्षेत्र में। एक खास बात और है कि केंद्रिक संगठक क्षेत्र अभिरंजित नहीं होता, अभिरंजित नहीं होता। अभिरंजित नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से गुणसूत्र के बारे में जानकारी हमने ले ली। गुणसूत्र के बारे में इस जानकारी के अलावा एक चीज और बताई गई है कि गुणसूत्रों में जो गुणसूत्र बिंदु होता है उसकी स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार होते हैं। क्या कहा मैंने? आइए समझते हैं। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के 4 प्रकार। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार। सबसे पहला प्रकार है मध्य केंद्री, मध्य केंद्री प्रकार। इसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। दूसरा प्रकार है उप मध्य केंद्री, यानी कि सब मेटासेंट्रिक। तीसरा अग्र केंद्री, यानी कि एक्रोसेंट्रिक। चौथा अंत केंद्री, यानी कि टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। इन सब के डायग्राम देखते हैं। यदि गुणसूत्र इस प्रकार का है जिसके कि दोनों भुजा बराबर है, दोनों भुजा बराबर, दोनों भुजाएं बराबर, गुणसूत्र बिंदु मध्य में, बिंदु मध्य में, इस प्रकार के गुणसूत्र को कहा जाएगा मध्य केंद्री या मेटासेंट्रिक। फिर दूसरे प्रकार का गुणसूत्र देखते हैं। दूसरे प्रकार के गुणसूत्र में दोनों भुजाओं की लंबाई में थोड़ा सा अंतर हो, गुणसूत्र बिंदु केंद्र से थोड़ा हटकर, भुजाओं की लंबाई में थोड़ा अंतर, भुजाओं की लंबाई में थोड़ा अंतर, इस प्रकार के गुणसूत्र बिंदु को उप मध्य केंद्री, मध्य से थोड़ा हटकर। तीसरे प्रकार का है अग्र केंद्री। इसमें क्या होगा? एक भुजा अत्यधिक लंबी
दूसरी भुजा अत्यधिक छोटी। इस प्रकार की गुणसूत्र को कहा जाता है अग्र केंद्री। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक भुजा काफी बड़ी है तथा दूसरी भुजा काफी छोटी है। बड़ी भुजा और छोटी भुजा को हम आर्म के नाम से पी भुजा और क्यू भुजा नाम से संबोधित करते हैं। आखिरी प्रकार का जो गुणसूत्र बताया जाता है गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, उसे हम कहते हैं अंत केंद्री। इसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के एक छोर पर होता है। कहाँ पर है? एक छोर पर स्थित। तो इस प्रकार से चार प्रकार के गुणसूत्र हमको पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? मध्य केंद्री, अग्र केंद्री, अंत केंद्री। चार प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब एक लास्ट बात जो हम करना चाहते हैं गुणसूत्र के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है तो ये किससे बना है? तो ये क्रोमैटिन फाइबरों से बना है। किससे बना है? क्रोमैटिन फाइबर के संघनन से बना है। संघनन से बना है। ठीक है। अब हमारे मानव कोशिका की केंद्रक में कोशिका की केंद्रक में मानव कोशिका की केंद्रक में 46 यानी कि 46 गुणसूत्र उपस्थित। कब? द्विगुणित कोशिकाओं में। द्विगुणित कोशिकाओं में। अगुणित कोशिकाओं में कितने हैं? मानव कोशिका की अगुणित कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र हैं। अगुणित कोशिका। अगुणित कोशिकाओं के उदाहरण हम जानते हैं क्या क्या हो सकते हैं? स्पर्म तथा अंड कोशिका। अगुणित कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो 23 गुणसूत्र हैं ये सभी किसके बने हैं? क्रोमैटिन फाइबर से। 23 क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन धागे। इनकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई लगभग 2.2 मीटर की है। अब ये 23 धागों की कुल लंबाई कितनी है? 2.2, 2.2 मीटर। अब आप सोच के आश्चर्य करेंगे कि कोशिका का आकार कितना है? यूकेरियोट कोशिका का आकार हमने पढ़ा था 10 से 20 माइक्रोमीटर। उसके अंदर केंद्रक का आकार कितना है? तो लगभग 1 माइक्रोमीटर। ठीक है। 1 माइक्रोमीटर के लगभग कोश केंद्रक का आकार है। 1 माइक्रोमीटर जितनी जगह में 2.2 मीटर जितना लंबा क्रोमैटिन फाइबर कैसे रखा गया? ये आश्चर्य की बात। ठीक है। इस बारे में हम बात करेंगे, न्यूक्लियोसोम मॉडल का डिस्कशन होगा जब 12th क्लास का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाया जाए। फिलहाल के लिए आपको ये जानना है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो गुणसूत्र होते हैं इसके अंतिम छोरों पर, गुणसूत्र के अंतिम छोरों पर टीलोमियर उपस्थित। अंतिम छोर पर, अंतिम छोर पर
इस टीलोमियर का काम क्या है? गुणसूत्र में डीएनए की लंबाई को छोटा होने से बचाता है। लंबाई कम होने से रोकता है। कैसे रोकता है? तो एक एंजाइम है बच्चों, जिसका नाम है टीलोमरेज। टीलोमरेज नाम का एंजाइम बनाता है, एंजाइम द्वारा, टीलोमरेज एंजाइम। देखो क्या होता है कि हम जैसे जैसे बच्चे से बड़े होते हैं तो हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। हर बार जब कोशिका विभाजित होती है उसके पहले डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, इस गुणसूत्र की कॉपी बनाई जाती है। तो जब कॉपी बनाते हैं तो उसका जब प्रतिक्रियन हमको पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि अंतिम छोर से डीएनए का कुछ हिस्सा हर बार कम होता चला जाता है। तो जब हर बार इसका अंतिम छोर से हिस्सा कम होगा तो गुणसूत्र के लंबाई जो है वो उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। और उसकी लंबाई को छोटा होने से रोकने का कार्य कौन करता है? टीलोमियर नाम का अनुक्रम। टीलोमियर एक एंजाइम बनाता है टीलोमरेज, जो उस डीएनए को छोटा होने से बचाती है और हमारी उम्र लंबी करती है। इसका संबंध किससे है? आयुवंश। आयुवंश से संबंधित। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो हमें केंद्रक और गुणसूत्रों के बारे में एनसीईआरटी में नीट के पर्पज से पढ़ना होता है। आइए देखें एनसीईआरटी क्या कहती है। केंद्रक, कोशिकीय अंगक, यहाँ साफ लिखा है कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के पूर्व कर ली। फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमोटिन, यहाँ क्रोमे आना चाहिए, क्रोमो नहीं, क्रोमेटिन का नाम दिया। अंतरकाल अवस्था यानी कि अंतरावस्था, इस अवस्था में कोशिका विभाजित नहीं होती है। कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा है उसे क्या कहेंगे? अंतरकाल अवस्था केंद्रक में अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर की बनी होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रकीय आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिसे केंद्रिक या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो हैं। कितने हैं? दो हैं। अच्छा दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है, यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम। बाह्य झिल्ली सामान्यतया अंतर्द्रव्यी जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। वह इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। बाह्य झिल्ली निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिद्र हो जाता है, मतलब जगह जगह छेद पाए जाते हैं। केंद्रक की झिल्ली में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं जिस कारण वो केंद्रक आवरण विच्छिन्न दिखाई देता है। कैसे बनते हैं ये छिद्र, इसके बारे में क्या कहता है एनसीईआरटी? तो देखिए, यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संगलन से बनता है। ठीक है, इन छिद्रों से होगा क्या? आरएनए और प्रोटीन अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे। कौन अंदर आएंगे? आरएनए भी अंदर आ सकता है और प्रोटीन भी अंदर आ सकता है। आरएनए भी अंदर जा सकता है, प्रोटीन भी अंदर जा सकता है। ठीक है, साधारणतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है लेकिन देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। तो ये सारे उदाहरण हमने देख लिए हैं।
स्तनधारी जीवों के रक्ताणु, संवहनी पौधों की चालनी नलिका कोशिका, इनमें केंद्रक नहीं होते। फिर अंदर के द्रव्य की बात, केंद्र की आधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिक व क्रोमेटिन मिलता है। ठीक है। गोलाकार केंद्रिक, अब न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है, गोलाकार केंद्रिक पाया जाता है। केंद्रिक झिल्ली रहित, केंद्रिका कैसी है? झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए, राइबोसोमस नहीं राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होता है। ठीक है। जो कोशिकाएं अधिक रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं उनमें बड़े व अनेक केंद्रिक मिलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद की बात करें, आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, जिसे क्या कहा गया है? क्रोमेटिन। तो ढीली ढाली अस्पष्ट तो यहां कह दिया, और ऊपर क्या कहा है क्रोमेटिन के बारे में? अत्यधिक फैली हुई विस्तृत केंद्र की प्रोटीन तंतु की बनी, क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। और फ्लेमिंग ने क्या बताया? हरी रंग से रंजित हो जाता है। तो क्रोमेटिन के बारे में 4-5 बातें सारी आपको मिल गई। ठीक है। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई देती है। एम अवस्थाओं में विभाजन के समय क्या दिखाई देती है? गुणसूत्र में केंद्रक में गुणसूत्र दिखाई देते हैं। ठीक है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं जिसे हिस्टोन कहा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें इतर हिस्टोन, नॉन हिस्टोन तथा आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों में बिखरा होता है। ये बात हमने कर ली। ठीक है। इसके बारे में विस्तृत रूप से 12th क्लास में पढ़ाएंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। यहाँ बहुत स्पष्ट बात कही, कौन सी कोशिकाओं में गुणसूत्र दिखेंगे और कौन सी में नहीं। तो विभाजक कोशिकाओं में गुणसूत्र दिखेंगे। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। इसके बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तारक काय गुणसूत्र के दोनों अद्रैगुण क्षेत्रों के एक बिंदु पर पकड़ना, इसका कार्य क्या है? पकड़ के रखना है। यहाँ कंफ्यूजिंग लिखा है थोड़ा। ठीक है। गुणसूत्र की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार से विभाजित किया है। तो हमने वो सारे प्रकार देख लिए। कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहला मध्य केंद्री, जिसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच होता है, दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ठीक है। फिर उप मध्य केंद्री, सब मेटासेंट्री, गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी एक भुजा बड़ी होती है। तीसरा प्रकार अग्र बिंदु, गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी एक भुजा बहुत बड़ी। जबकि अंत केंद्री, यहाँ फीबो लिखा है, गलत है, इसे आप टीलो कर लीजिए, टीलोसेंट्रिक। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। चारों प्रकार के गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। ये प्राथमिक संकीर्णन, ये द्वितीयक संकीर्णन। फिर द्वितीयक संकीर्णन में देखिए आप अगले 4 के बाद में बहुत सारी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्षेत्र के बारे में बताया गया है, वो आप याद कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट हुआ। लास्ट लेक्चर रहेगा अगला लेक्चर, उसमें हम सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजेला तथा सेंट्रोसोम के बारे में बात करेंगे, कोशिका कंकाल के बारे में। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।